हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और कंटिन्यू करते हैं वहीं से जहाँ से कल हम देख रहे थे। हम देख रहे थे पॉडकास्ट अभिजीत चावड़ा और रणवीर अलाहाबादिया का, ऐसी हिस्ट्री के बारे में जो आपके माइंड को एफ कर देगी, या फिर यू विश यू लर्न दिस हिस्ट्री, समथिंग लाइक दैट, कुछ क्रिंज तरीके का टाइटल था। देखते हैं। So it happened very fast, and maybe this was entirely an inhabited region like we are discovering now. And because अच्छा, थोड़ा सा कवर कर देता हूँ। बात कर रहे थे ये जो अमेज़ॉन के जो जंगल हैं, जो ब्राज़ील में दुनिया का सबसे बड़ा जो एक कंटीजियस जंगल है, वहाँ पे बहुत सारे शहर पाए गए हैं पिछले लगभग 100 साल की रिसर्च में। जैसे जैसे उन जंगल को क्लियर किया जा रहा है, एंशिएंट शहर जो कि जंगल के नीचे दबे हुए थे वो पाए गए हैं। और ये लोग उस पर लाइक डिस्कस कर रहे हैं कि क्या वजह हो सकती होगी उन जगहों के वहाँ होने की। everybody died out because of the plagues and smallpox and everything. So in just 20, 30, 40 years, the entire forest grew over there, and now it is being slowly wiped out, and we are discovering what's out there. So there is this dogma in America, especially North America, about not doing research into certain areas of pre-Columbian history. Okay, because pre-Columbian history is the history of North America before or South America before Columbus came to these continents. And the thing is that आई थिंक अमेरिकाज है जिसमें कि बोथ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका सब कुछ ही आ जाता है। the entire nation of the United States is actually a stolen nation by the white men. There is an entire history of the natives, of the Native Americans, that extends back thousands of years in North America and South America. अच्छा, इस नैरेटिव से मैं एग्री नहीं करता यार कि वो स्टोलन है। ठीक है, नेटिव ओरिजिनल नेटिव उस लैंड का कोई भी नहीं है। जिनको हम नेटिव अमेरिकन्स कहते हैं वो भी ओरिजिनली आज का जो टाइम है उसके चाइना और जो अमेरिकन समोअन लोग होते हैं, एक जैसे कि अगर आप ड्वेन जॉनसन द रॉक को जानते होंगे, जो कि जानते ही होंगे ऑफ कोर्स, वो एक समोअन है बेसिकली एथनिकली। तो समोअन लोग, मंगोलियन लोग, प्रेजेंट डे मंगोलिया, चाइनीज़ और तुर्किक ओरिजिन के नॉर्थ रशिया के जो लोग हैं, उन लोगों का एक मिक्सचर है जो ओरिजिनल, जिनको नेटिव अमेरिकन कहा जाता है, जो कि बेसिकली आइस एज में जब समुद्र के थ्रू जुड़ा हुआ था एशिया के साथ, जहाँ पे अलास्का का सबसे आप कह सकते हो वेस्टर्न टिप और रशिया का जो कामचाट का रीजन है, या फिर उसके भी नॉर्थ में जो वेस्टर्न मोस्ट साइबेरियन रीजन है, जहाँ पे एक स्ट्रेट है जिसको बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं, जो कि आज के टाइम पे वहाँ पे पानी है बीच में, लेकिन जब आइस एज था तो क्योंकि वो सारा जम जाता था, इवन अब भी जम जाता है विंटर में, तो लोग क्रॉस करके चले गए थे। आई गेस ऐसा कहा जाता है कि लगभग 40-1,000 साल पहले, या शायद उससे भी पहले। और वेव्स में गए थे, एक बार में लोग नहीं गए थे। कुछ लोग गए वो साउथ की तरफ चले गए, जिन्होंने कि साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका की जो बड़ी बड़ी उनकी सिविलाइजेशंस हैं, जिनको जैसे कि साउथ अमेरिका की इंका सिविलाइजेशन है, माया सिविलाइजेशन है। उसके अलावा कुछ लोग थे वो नॉर्थ की तरफ चले गए, जो कि मोर हंटर गैदरर बने, जिसको इन्यूइट वगैरह कहते हैं। इन्यूइट जो वो होते हैं जो बिल्कुल कनाडा के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में रहते हैं। तो ये डिफरेंट वेव्स में ये लोग आए थे, और क्योंकि डिफरेंट वेव्स में आए थे तो डिफरेंट डायरेक्शंस में गए, डिफरेंट तरीके के इनके लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो गए। बट अगेन मेरा जो ओरिजिनल पॉइंट है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि एक स्टोलन वो है, नहीं मैं नहीं मानता ये स्टोलन है। अगर स्टोलन है तो फिर सब कुछ ही स्टोलन है। ओरिजिनल ह्यूमन इथियोपिया से निकला है, हम सब इथियोपियन है बेसिकली, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो। इथियोपिया से निकल के पूरी दुनिया एक तरीके से स्टील कर ली। वो आए, वो ज़्यादा केपेबल थे चीज़ों को करने में, उन्होंने कर दिया। सिंपल। ये दुनिया कोई एथिक्स और मोरल के बेस पे नहीं चलती, ये दुनिया चलती है कि आप क्या कर सकते हो, केपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस के बल पे। So in North America, especially more than South America, there has been this taboo against doing any archaeology about with respect to pre-Columbian archaeological sites. Just leave it alone. Don't. And there are certain laws that say that if there is a Native American burial or there is a chance of a Native American burial there, it should not be disturbed. So that ensures that everything stays hidden. And I think Graham Hancock has come up with a new book nowadays, recently, America Undiscovered, something like that. That's a name, I think. And he has gone into these things. So there seems to be a great deal of history. The entire history. इस पॉइंट में मुझे एक कन्फ्यूजन है। मान लो इंका सिविलाइजेशन है, जो आज के टाइम पे मॉडर्न कंट्री है साउथ अमेरिका में, पेरू, जिसका कैपिटल है लीमा।
काफ़ी बड़ी कंट्री है साइज़ में, काफ़ी फेमस जगह हैं वहाँ पे, जैसे माचू पिचू अगर आप लोगों ने सुना होगा, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर या फिर फेमस जगह हैं जहाँ पे लोग जाते हैं घूमने के लिए। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिनको एलियंस की लैंडिंग या कोई ऐसा कहा जाता है कि जो वहाँ पे डेजर्ट है, अटकामा डेजर्ट वगैरह में कुछ ऐसे बहुत बड़े बड़े जियोमेट्रिकल साइंस बने हुए हैं जो दिखाते हैं कि वो एलियन, दिखाते नहीं हैं, उनके बारे में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वो एलियंस ने बनाया होगा, क्योंकि प्री हिस्टोरिक लेवल पे ह्यूमंस के द्वारा उतने बड़े चिन्ह बनाने का कोई तरीका नहीं है, या फिर लाइक कोई फिजिबल या फिर फॉर्मेबल कोई आइडियोलॉजी जिससे कि पता चल सके कि यार इस तरीके से बनाया होगा, ऐसा कुछ मिल नहीं रहा, कुछ फॉर्म नहीं हो रहा आइडिया। तो जब आप किसी चीज़ को फिगर आउट नहीं कर पाते, जैसे कि पिरामिड कैसे बनाया नहीं पता चल पा रहा, तो वो उसको एट्रीब्यूट कर देते हैं बहुत सारे लोग एलियंस के साथ। तो खैर जो ओरिजिनल पॉइंट हुआ था कि जो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने एक इस चीज़ को टबू बनाया हुआ है। अब देखो यार, थोड़ी सी वहाँ के जियो पॉलिटिक्स को समझो उस एरिया में। वहाँ पे एक बहुत ही प्रोमिनेंट कंट्री है कोलंबिया, नॉर्दर्न साउथ अमेरिका में, वेनेजुएला और इक्वाडोर के बीच में पड़ता है ऑलमोस्ट। तो कोलंबिया से बहुत फेमस लोग हैं, जैसे शकीरा, और भी काफ़ी फेमस लोग हैं, सोफिया वर्गारा, जिन लोगों को पता है कौन है। उस कंट्री में एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, फार्क, जो कि जंगल में रह के लड़ाइयाँ करते थे, जैसे कि इंडिया में माओइस्ट्स हैं। उनके बारे में कहा जाता था कि उनको FBI सपोर्ट करती है, ठीक है, और फिर कभी CIA सपोर्ट करती है, और उनके बारे में ऐसा भी कहा जाता था क्योंकि वो कम्युनिस्ट और लाइक ओरिएंटेशन के थे, तो उनके बारे में फिर ये भी कहा जाता था कि वो लड़ भी उनसे रहे हैं, वो डायरेक्टली उनसे लड़ते भी थे कोलंबिया से, कोलंबिया की गवर्नमेंट की हेल्प करते हुए। लेकिन ऐसा कहा जाता था कि CIA उनको सपोर्ट भी कर रही है ताकि अमेरिका को अपना फुटप्रिंट बनाने का मौका मिले कोलंबिया के अंदर। कोलंबिया वही कंट्री है जिसमें पाब्लो एस्कोबार जहाँ से आता है व्हाटएवर, कोकेन का कैपिटल दुनिया का। इसी तरीके से दूसरी कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पे कम्युनिज्म, यानी कि रशिया जो कोल्ड वॉर चल रही थी, उन्होंने अपने टेंटिकल्स घुसा रखे थे, और अमेरिका वहाँ पे, अमेरिका की एक मुनरो डॉक्ट्रिन है, उसके अनुसार उसका ये कहना है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर वो एरिया जिसमें पूरा अमेरिका आता है, कम्युनिज्म का कोई 0% भी ट्रेस नहीं होना चाहिए। जो एक क्यूबा और वेनेजुएला में आपको कम्युनिज्म दिखता है, उनसे बहुत तगड़ी लड़ाई है अमेरिका की इसी बात के ऊपर, और इसीलिए उन दोनों कंट्रियों की कुत्ते वाला हाल है गरीबी के मामले में, क्योंकि अमेरिका ने उनको बिल्कुल ही बैन किया हुआ है, ठीक है। तो जब अमेरिका किसी कंट्रीज़ में इंटरवीन करता है ना पॉलिटिकली, तो हम उसको गालियाँ देते हैं, और वो नहीं करता तो हम कहते हैं कि भाई उसने टैबू बनाया हुआ है। उसका क्या लेना देना किसी कंट्री की हिस्टोरिकल, वो रिसोर्स प्रोवाइड कर सकता है इस चीज़ के लिए, लेकिन वो ये डिसीजन नहीं ले सकता कि ये आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस होंगी। तो आई गेस ये हमारा है तो डबल स्टैंडर्ड है, या तो फिर हमें अमेरिका जो भी कुछ कर रहा है पूरी दुनिया में उस सबके साथ ही एग्री होना चाहिए, और तब हमें उन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए कि जो वो नहीं कर रहा, या फिर हमें ये होना चाहिए कि वही अगर वो, हम ये चाहते हैं कि वो पॉलिटिकल इंटरवेंशन ना करे, तो वो इस तरीके की इंटरवेंशन भी क्यों करेगा, आप उससे हेल्प की उम्मीद क्यों लगा रहे हो, समझ रहे हो यार। हेल्प कभी भी सॉलिटरी नहीं आती, जो आपको कुछ देगा ना वो आपसे कुछ लेगा उसके लिए। हो सकता है वो कोई टेंजिबल चीज़ ना हो उसके बदले, हो सकता है वो आपकी वो फ्रीडम ले ले उसके बदले। अगर वो आपको पैसे दे रहा है तो हो सकता है आपको कुछ करने के लिए बोले। एग्जांपल देता हूँ, IMF पैसा देता है कंट्रीज़ को, पता किस शर्त पे देता है, इस शर्त पे देता है कि मैं आपको पैसे दूंगा, अपना जो पैसे खर्च करने का और बजट बनाने का स्टाइल है ना, वो हम डिसाइड करेंगे कि कैसे आप बजट बनाओगे। तो कुछ फ्री नहीं होता इस दुनिया में। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने उसे रोक रखा है। अमेरिका के अंदर तो मैं मानता हूँ अमेरिका ने रोक लिया होगा, जो कि वो भी उसमें भी थोड़ी सा सच नहीं है, क्योंकि अमेरिका में जो सिस्टम है नेटिव अमेरिकन का, बहुत बड़े बड़े पैच ऑफ लैंड्स हैं जो नेटिव अमेरिकन को दिए गए हैं, जिसमें उनकी गवर्नमेंट उनके रूल्स के हिसाब से चलती है, उनकी पुलिस काम करती है। फेडरल पुलिस नहीं जाती उन रिजर्वेशन के अंदर। नावाहो रिजर्वेशन है, ये सारे ट्राइब्स थे, उन ट्राइब्स को वो लैंड दी गई हैं, सॉवरन लैंड्स हैं उनकी, हाँ, वो आती अंडर US गवर्नमेंट की ज्यूरिस्डिक्शन के, बट लॉ वहाँ उन नेटिव ट्राइब्स का ही चलता है। नवाहो है, विंड रिवर है, एक मूवी आई थी विंड रिवर, आपने देखा हो, विंड रिवर रिजर्वेशन के ऊपर बेस है, वहाँ पे नेटिव गर्ल्स का मर्डर हो गया था उस चीज़ के ऊपर। तो उनके अंदर भी इंटरफेयर USA नहीं करता। तीसरा, उनके बरियल माउंट्स को नहीं छेड़ने का मतलब हो सकता है कि
मेरे को वैसे भी पहली बात तो ये पता नहीं है, लेकिन इसलिए मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि किसी भी चीज़ को ना हम अमेरिका को एक ईविल पेंट कर रहे हैं, वो मैं एग्री नहीं करता उस चीज़ से। उसका रीज़न ये है कि भाई हमारे यहाँ आके अगर कोई या फिर एग्जांपल लेते हैं इंडिया में बरियल माउंट्स होते हैं मुस्लिम्स के, ठीक है, कब्रें होती हैं, कोई आके उनको उखाड़ के सर्च करना शुरू कर दे, करने देंगे हमारे यहाँ के लोग? अरब में जाके करने लग जाएं, करने देंगे वहाँ के लोग? वो लोग इतने ज़्यादा ओपन माइंडेड ना हो, क्या पता इस चीज़ को लेके कि हाँ भाई रिसर्च के लिए हम अपने कस्टम्स को फॉरगिव करने के लिए तैयार हैं। of the peopling of the Americas is going to be challenged now, because the conventional wisdom, like the Aryan invasion theory, is that the first humans came into the Americas about 12 or 13,000 years ago only. But now we are finding evidence of people being there for more than 100,000 years. And this is मोर देन 100 था, मुझे जहाँ तक नॉलेज है वो इसके बीच में है। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, 30 से 40 हज़ार साल, 50 हज़ार साल पहले कहा जाता है, आइस एज के टाइम पे लोग गए थे वहाँ पे। 12,000 शायद इसलिए कम लग रहा है क्योंकि 10,000 BC तो यार मूवी आई थी, 12,000 तो 12,000 से ज़्यादा तो वही हो गया। अगर 12,000 साल अगर वो लोग कह रहे होते तो 10,000 BC मूवी क्यों बनाते वो लोग? बट एनीवे, मूव ऑन। flying in the face of the accepted dogma that all these mainstream historians in the Americas have been enforcing. So we are soon going to see all of these colonial edifices crumble, and a new history is going to emerge soon, including in India, because India is also a very ancient land. Yeah, and again, as a modern historian like you, I'm sure you get a lot of opposition when you pitch these ideas. I mean, one clubhouse. ये कौन सा एक्सेंट है भाई? दुनिया के कौन से शहर में इस वाले एक्सेंट में अंग्रेजी बोली जाती है भाई? साउथ बॉम्बे वाला सीन तो नहीं है जिसका मजाक उड़ाते हैं from Twitter, and I'm just sitting there staring at all these tweets like, yo, this is the issue with older science and older history, where older rules have to be broken at some point, which is also why I believe you're a scientist who's delved into like the world of history, because you've realized that older rules were broken and new rules were created. Older beliefs were broken and new beliefs were created, and that's what I find fascinating about talking to you, sir. Coming back to history, sir, is there some kind of phase of history that I know you're totally into all forms of history, be it postmodern history, also modern history, whatever, medieval times, but let's end this particular history special, this mind. पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री नहीं होता भाई, आई थिंक वो कंटेम्प्रेरी कहते हैं उसको। पोस्ट मॉडर्न तो आइडियोलॉजी होती है एक। बट एनीवे, fucking history special with maybe one section of what you take away the most as a historian, or what messes with your head the most. Well, it's not any one particular thing. I like to look at history as from a big picture perspective. I like to look for patterns and the lessons we can draw from history. So there are a number of lessons we can draw from history. Like, for example, empires always crumble, nations always crumble eventually, civilizations and dynasties crumble. The Cholas lasted for 1500 years, but they also crumbled someday. And it's always because of poor succession. It's always because of lack of leadership. There's this whole thing about tough times build hard men, hard men build easy times build soft men, and soft men build hard times. Exactly. It's a cyclical process, and that's something you see over and over and over again in history. So there are many सर बोलो उसको timeless भाई, lessons क्या that you बोल can रहा है draw तू? out of क्या history. घुसा रहा है किस So चीज़ के that बीच is में? what I look for. I look for the wisdom that you and that यार ये ना उसका पीक एग्जाम्पल है, जो कुछ लोग कुछ सुन लेते हैं और उसको किसी कॉन्वर्सेशन में घुसाने के लिए सोच रहे होते हैं कि मैं इसको कैसे घुसाऊँ इसके बीच में। actually applies in geopolitics today. I mean, if you understand history, you're bound to understand geopolitics. So these are the things that I look for. I think something that I read around the time I first spoke to you, around the time we hosted you in this very room for the first time, was सक्सेशन की उन्होंने बात की। एक्चुअली इस पर मैं भी काफ़ी सोचता रहता हूँ कि यार जितनी भी मेजर एम्पायर थी दुनिया की, वो सक्सेशन ख़राब होने की वजह से क्रम्बल हो गए या जल्दी क्रम्बल हो गए। लेट्स से मंगोल थे, बहुत ही फियर्स थे, बहुत ही कॉम्पिटेंट थे एम्पायर बिल्डिंग में, ठीक है, मतलब कोई की ही उन्होंने फाड़ दी उन्होंने अच्छे तरीके से। यार वो कहाँ रह गए सक्सेशन के मामले में? सक्सेशन सक्सेसफुली नहीं कर पाए वो लोग। इस चीज़ में एक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है ऑटोमन एम्पायर ने। वो लोग ऑलमोस्ट 800 या 700 साल तक अपनी डायनेस्टी, जो कि लोग कहते हैं कि 3 महाद्वीपों में थी उनकी डायनेस्टी, 3 महाद्वीपों को बेरली वो टच करती थी,
साइज़ में इतनी बड़ी नहीं भी थी वो, बट हाँ कुछ अपने आप में थी। वो सुपर पावर होती अगर वो आज के टाइम में भी होती, और वो अपने टाइम में सुपर पावर थी भी, बट उन्होंने सक्सेशन को समहाउ बहुत अच्छे से मैनेज किया। तो मुझे लगता है कि उनमें ढूंढने वाले लेसन्स हैं। और दूसरा, रोमन एम्पायर ऑलमोस्ट 1500 साल के लिए वो भी चला है, उन्होंने कैसे सक्सेशन को मैनेज किया। और जैसा कि उन्होंने चोलास का एग्जांपल दिया, चोलास 1500 साल तक चले, उन्होंने कैसे सक्सेशन को मैनेज किया। तो इनमें हमें शायद वो लेसन्स मिल जाएं। और एक मुझे लगता है सक्सेशन सिर्फ एक पार्ट है एम्पायर के क्रम्बल होने का। दूसरा पार्ट ये है, एम्पायर की वैल्यूज़ जब क्रम्बल हो जाते हैं, वो जब मूव नहीं कर पाते टाइम के साथ, अपने लॉज को चेंज या अपडेट नहीं कर पाते, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है एम्पायर के टूटने का। हमारे पड़ोस में एक एग्जांपल है पाकिस्तान का, जिन्होंने सिर्फ एक छोटी सी लैंग्वेज के लिए अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि बंगाली लोग भी उर्दू ही बोलेंगे क्योंकि उर्दू ही लैंग्वेज है। तो पिछले सारे जो ग्रेवेंसेस थे बंगालीज़ के, उन्होंने वो भी निकाल के अलग कंट्री बना दी, पाकिस्तान को तोड़ दिया। एज ए कंट्री छोटा सा एम्पायर भी ही था वो अपने आप में, बट वो टूट गया 2 हिस्सों में। तो टाइम के साथ अपग्रेड ना हो पाने का जो लचीलापन ना की कमी है, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है मेरे ख्याल से एम्पायर के टूटने का, एम्पायर्स के टूटने का। और आज मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि आज मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ और इनको ज़्यादा नहीं बोलने दे रहा, लेकिन आज मुझे लगता है कि थोड़ा इंटेलेक्चुअल बात हो रही है, कल तो कुछ और ही हो रहा था। Nature of national borders. A great example of the softness of national borders would be Pakistan occupied Kashmir, POK. On any map of India that we study in Indian schools, India is drawn in a certain way, where POK is drawn as a part of India. In any map of Pakistan that is in Pakistani textbooks in their schools, POK is shown as a part of Pakistan. In the same way, थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ भाई को, नॉट जस्ट POK बट इंडिया का इस वक्त जो यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख है, वो भी सारा पाकिस्तान के हिस्से में दिखाया जाता है। हिमाचल और पंजाब का जहाँ बॉर्डर लगता है उनके साथ, उससे सिर्फ नीचे का एरिया इंडिया के एरिया में दिखाया जाता है, जो कि पाकिस्तान के मैप है उनमें। और जो अक्साई चीन है वो चाइना को उन्होंने आइडियोलॉजिकली उनको दिया हुआ है। उन्होंने इनफैक्ट जो लैंड उनके पास था वो भी चाइना को दिया हुआ है। साक्षीगम वैली नाम की ऑलमोस्ट 18,000 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन थी, वो उन्होंने चाइना को क्या कहते हैं उसे, एज अ वैसल स्टेट जो जिद देते हैं ना गिफ्ट, वैसे दे दिया उन्होंने उनको। यार मुझे मैं सच बताऊँ, पर्सनली मुझे कोई हेट नहीं है पाकिस्तानियों से, लेकिन उनकी जो हरकतें हैं ना, anyway. I'm dead sure China and Chinese schools have their own maps. For all you know, North Korean schools have their own maps. What are borders at the end of the day? They are just man-made lines. It also brings me to the concept of nationalism and patriotism. I'm deeply patriotic towards my own culture. Towards what this landmass called the Indian subcontinent, and not just India, has seen over the centuries, over the millennia. That we've seen so much, and that's what I'm patriotic towards. I love what my people stand for, what's in my people's hearts. But purely in terms of these false lines that were drawn out by Britishers, I question that, is this really my country? That's what kind of bothers me, because I've also read that borders are constantly drawn, broken. I've heard people like yourself who study geopolitics so much. Even I think Major Gaurav Arya echoed this thought that maybe in 20 years there might be a reunion of India and Pakistan. These weird, groundbreaking concepts. And it sounds crazy, but we've been India and Pakistan for what, 75 years? That's it. Less than 100 years. Before that was one country. It was one country for how long? Millennia. We were one culture. So does that mean that we're going to become one country again? Does it mean that Afghanistan might join the super country that we create? What will our cricket team be like? What will the country be like? That's what fascinates me. What do you have to say about that, sir? What I have to say is that countries यार क्वेश्चन समझ नहीं आया भाई, क्या पूछ रहा है? मॉडर्न नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है कि उसकी क्या वैल्यू है, या इंडिया का क्या होगा इन कॉन्सेप्ट ऑफ नेबरहुड? मुझे ये 2 क्वेश्चन लग रहे हैं। मॉडर्न नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट ये है भाई कि हमको ह्यूमंस को ज़िंदा रहने के लिए और एक दूसरे को लोग काट ना दें, एक सिस्टम चाहिए होता है कि अगर कोई अपनी हद से आगे बढ़ेगा तो वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। उस सिस्टम, ये मैं बिल्कुल बेसिक रूडिमेंट्री एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ।
वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। हमने सब ने मिल के एक टोटल लाइक कंसेंसस के साथ या एक लाइक क्या कहते हैं उसे, एक सिस्टम बना लिया है आपस में, जिसके थ्रू हम ये चीज़ कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ रहने का हमने एक सिस्टम तय कर लिया है कि ये इन रूल होंगे, ये रूल को हर कोई फॉलो करेगा। ये सिंपल बात, ये है मॉडर्न नेशन स्टेट। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे पर्सनली, हो सकता है बहुत लोग इससे डिसएग्री करें, मुझे पर्सनली कोई इंटरेस्ट नहीं है जो लैंड हम ऑलरेडी अपने पॉलिटिकल मैप में क्लेम नहीं करते उसके अलावा दूसरों की लैंड लेने का। या फिर फॉर एग्जांपल अगर आप उसको कहते हो कि एंशियंट मतलब लाइक टाइम्स में वो हमारी लैंड थी, हमारी कुछ नहीं थी भाई। हम जो है ना, हम इंडिविजुअल तौर पे, कंट्री के तौर पे हम पेट्रियोटिक हैं अपनी कंट्री के लिए, कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन हम इंडिविजुअल के तौर पे भी आपको सोचना होगा। वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो तो उन्हीं लोग, उन्होंने रिलीजन चेंज कर दिया या वटएवर यार, उनकी मर्जी। वो उनके पूर्वज जो थे उन्हीं के ही सक्सेसर रह रहे हैं आज के टाइम पे वहाँ पे। और अगर हम यूँ कहते हैं कि वो लोग क्लेम करते हैं कि हम तो भाई अरब हैं या टर्क हैं या वटएवर, जो भी वो अपने आप क्लेम करते हैं, तो डिल्यूजनल लोगों को ज़रूरी है अपनी कंट्री में लाना। हमारे पास जितनी कंट्री है और जो हम राइटफुली ओन करते हैं, जो चाहे किसी और के भी कब्जे में हो अभी, वो उस पर हमारा पूरा क्लेम होना चाहिए। उसके अलावा जो हमारे पास है भाई, उसको ज़बरदस्त ग्रो, यार जापान को देखो, जर्मनी को देखो, जितनी लैंड है उसको तो ग्रो करें ना हम पहले। मैं इस बात में फर्म बिलीवर हूँ, अगर हम इंडिया को ही जर्मनी के लेवल का ग्रो कर लें, अपनी जो ह्यूमन कैपिटल है उसको मैक्सिमाइज पोटेंशियल के ऊपर लेके जाएं, हमको कोई मारना वूरना के लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग मांगेंगे कि भाई हमें भी मिला लो अपने साथ, भीख मांगेंगे लोग। दुनिया, आप अपने आप पे काम करो, दुनिया आपके आगे बिछ के खुद चली आएगी। आज यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनने के लिए टर्की, जो कि अपने आप को मुस्लिम कंट्रीज़ का लीडर बताता है, भीख मांगता है उनसे कि हमें प्लीज़ यूरो का मेंबर बना लो। इतना सा 1% लैंड है उसका यूरोप के अंदर, उस चीज़ के बेस पे कहता है कि हमें बना लो यूरोप का लैंड, यूरोपियन यूनियन का मेंबर, और वो मुँह नहीं लगाते। तो भाई अपने आप को बनाओ, किसी से हमें लड़ने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आएंगे हमारे पास। The nation state concept, it's a very recent concept. It's an artificial concept that came out of European imperialism and the desire to divide up populations for the benefit of the elite, of the royalty. But if you look at the past 10,000 years of history, it's always been kingdoms and empires and dynasties. And today we are seeing a reversal to that sort of system slowly. If you look at China, it's again an imperial system. You can call Mr. Xi Jinping the president, but he's actually the emperor. Again, Mr. Putin, you can call him the president, but he's actually the Tsar of Russia. So we are slowly seeing a gradual reverting to that sort of system in certain parts of the world. So this nation-state concept is a colonial European concept. It's not something that has been prevalent throughout history for thousands of years. And I suspect that... Okay, with all due respect to Abhijit Chawda ji, I absolutely disagree. I will call absolute bullshit on this. उसका मैं रीज़न बता देता हूँ आपको। ये कह रहे हैं सिंपल वर्ड्स में कि एलिट्स के फ़ायदे के लिए यूरोपियन कॉलोनियल माइंडसेट के अंडर हमने ये सिस्टम, जो ये नेशन स्टेट का सिस्टम है, ये डेवलप किया है। और शी जिनपिंग और पुतिन बेसिकली एम्परर्स हैं अपनी कंट्रीज़ के, और हम रिवर्ट कर रहे हैं इन सम वे बैक टू दो सेम आइडियाज़ या फिर लाइफ स्टाइल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से कितने लोग हैं जो चाइना में या फिर रशिया में जाके रहना पसंद करेंगे आज के दिन में, या फिर यूएसए में, या फिर यूएसए छोड़ दो इंडिया में रहना पसंद करेंगे चाइना और रशिया के मुकाबले? चाइनीज़ लोग जब इमिग्रेट होते हैं ना अमेरिका और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, वो अपना सब कुछ बेच के आ जाते हैं वहाँ से। रशियन लोग जब इमिग्रेट होते हैं ना, सब कुछ बेच के, उनका कोई विचार ही नहीं होता भाई वापस जाने का, घूमने के लिए चले जाएंगे कभी 5 साल में। इंडियन लोग बेच के नहीं जाते हर कुछ यहाँ से। वो अगर डिस्कनेक्ट होते भी हैं ना इंडिया से, तो जनरेशनल लग जाती है उनको डिस्कनेक्ट होने में इंडिया से। वो एक बंदा जाएगा, जॉब करेगा, पढ़ाई करेगा, उसके बाद धीरे धीरे फैमिली चली जाएगी, पहले वाली जनरेशन फिर भी इंडिया में रह रही होगी। इस तरह से उनके सिस्टम्स चलते हैं। रशिया और चाइना कोई रहने लायक कंट्री है? पहली बात तो ये। दूसरी बात, हिस्ट्री में एक देखो, जब आप बात करते हो ना इंसान की, तो आपको लाइन के सबसे पीछे खड़े हुए इंसान का भी सोचना पड़ेगा। और अगर आप नहीं सोच रहे, और ये मैं कोई समाजवादी सोच नहीं बता रहा, ह्यूमन ग्रोथ ऐसे ही होगी। तो लाइन के सबसे पीछे, यार एलीट की तो हमेशा से ही हालत बढ़िया थी, आज भी बढ़िया है। जेफ बेजोस और ये जितने भी इलॉन मस्क हैं, ये तो राजाओं वाली ज़िंदगी भी जी रहे हैं। या फिर इंडियन वाले बंदे, अभी देख लो ललित मोदी बिलियनर बंदा है, जैसी मर्जी ज़िंदगी जी रहा है।
इंडिया में या कहीं भी और, आपको ये देखना है कि गरीब बंदे की हालत क्या है। गरीब बंदे की हालत, जो लाइन में सबसे समाज का सबसे निचला वर्ग है, जिसके पास पैसा नहीं है या फिर जिसके पास सबसे कम पैसा है, उस बंदे की ज़िंदगी किस देश में सबसे अच्छी है, तो आपको वेस्टर्न यूरोप और यूएसए और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यही कंट्रीज़ दिखाई देंगी, ठीक है। इसके अलावा पूरी दुनिया में जो गरीब आदमी है उसकी ज़िंदगी झंड है। अब आप कहोगे होमलेस तो इन कंट्रीज़ में भी हैं, गरीब लोग तो इन कंट्रीज़ में भी हैं। भाई वो जो गरीब लोग हैं ना, उनको ड्रग की प्रॉब्लम है, उनको कुछ डिफरेंट टाइप की मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, अपॉर्चुनिटी की प्रॉब्लम नहीं है। तो और दुनिया की हिस्ट्री में सबसे जो नीचे का आम आदमी है उसकी हालत सबसे अच्छी, लोग कहते होते हैं कि यार अब कैसा ज़माना आ गया है, पुराने ज़माने अच्छे थे, आज से अच्छी कभी कोई टाइम नहीं रहा, समझ रहे हो। और आज दुनिया में दुनिया के किसी भी टाइम के मुकाबले कम गरीबी है, कम मारकाट है, कम वायलेंस है, कम कत्ल हो रहे हैं, कम चोरी हो रही है। हर बुरी चीज़ आज के टाइम में हिस्ट्री के किसी भी टाइम से कम है। कोई भी रिसर्च उठा के देख लेना। Within 50 to 100 years, we may be back to अगेन एक और बात इन्होंने कही थी कि ये कॉलोनियल कॉन्सेप्ट है। भाई कॉन्सेप्ट कहीं से तो आएगा ना। इंडिया में नहीं हम कहते 16 जनपद हुआ करते थे। वैशाली एक शहर होता था इंडिया में, मगध राज्य में। उसके बारे में कहा जाता है कि हम क्लेम करते हैं कि दुनिया का पहला रिपब्लिक वो था। ग्रीक सिटी स्टेट्स नहीं होते थे, वो नहीं होते थे रिपब्लिक। कम ऑन यार। an imperial or a dynastic system in many parts of the world, and then India could become a civilizational state, not a nation state, and then you could see a reunification based on the kind of leadership we have in our region. Yeah, I will come back to. और उससे फ़ायदा क्या होगा? एंड गोल क्या होना चाहिए कंट्री का? एवरेज सिटीज़न की सिचुएशन बेटर हो, उससे अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज़ करने के मैक्सिमम ऑप्शंस मिल सकें, वो ज़्यादा बड़ा गोल होना चाहिए। To India, I just want to highlight one more nugget of information that I learned recently. So I spoke to someone who has invested a lot of money in startups in Africa. Kavita Gupta, she's been on the show as well. And I asked her about Africa, about the nature of it as a continent. So she asked me if I've ever seen a map of Africa. And I said yes. So if you recall the map of Africa, so many of the borders are drawn straight. And the borders are drawn as boxes. What the fuck? Like, at least in India, the borders are drawn around main centers and a little bit outside, like Lahore and Amritsar for that matter, close to each other. Pakistan occupies that little landmass outside of Lahore. India occupies that little landmass outside of Amritsar, right? But they're close to each other. In Africa, they're drawn as straight lines. Even Africa was taken over by imperialists. यार देखो, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा स्ट्रेट लाइन आपको नॉर्थ अफ्रीका में मिलेंगी। पूरा का पूरा नॉर्थ अफ्रीका ऑलमोस्ट 90 to 95% सहारा डेजर्ट से कवर्ड है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। वो जो आप स्ट्रेट लाइंस देख रहे हो, उन स्ट्रेट लाइंस में कोई नहीं रहता। इंडिया में जो बॉर्डर यूं करके जो ड्रॉ किए गए हैं ना, उस हर यूं के बीच में ना छोटे छोटे 25-30-100 गाँव हैं। वहाँ पे जो स्ट्रेट लाइंस है ना, वो जो स्ट्रेट लाइंस हैं, वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर के दूर में कोई नहीं रहता। रेगिस्तान है, मिट्टी है। सूडान और इजिप्ट का बॉर्डर मिलता है, ठीक है, सूडान के नॉर्थ में है इजिप्ट। स्ट्रेट लाइन पे बॉर्डर है, एक पैच ऑफ लैंड है जो कोई क्लेम नहीं कर रहा, ना सूडान क्लेम कर रहा है, ना इजिप्ट क्लेम कर रहा है। सूडान कहता है ये आपका है, इजिप्ट कहता है ये आपका है, रहता वहाँ कोई नहीं है। पढ़ लेना, ऑनलाइन में जाके मिल जाएगा। लैंड जो कि कोई नहीं क्लेम कर रहा बिटवीन सूडान एंड इजिप्ट के बॉर्डर पे। यार And they've done worse shit to Africans than the British and the French and the Portuguese did to Indians. That's what we don't understand about African history. While these imperialists were leaving Africa, many of them haven't left yet. There's still a huge European influence in Africa. Like I believe Belgium still sort of rules over the Congo in some. नहीं करता भाई, करता था। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC नाम है कंट्री का, अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री है। DPRC, सॉरी। Now what they did in Africa was that they divided the countries in such a way that they were able to divide the same tribe into two separate countries. They broke up the tribes. So if you go to those countries, the tribes actually have tribal pride and they don't have nationalist pride. So say there's the same tribe which occupies. ये यूरोप के क्रिएट किया गया नहीं है। अफ्रीका में मैं आपको बताता हूँ, थोड़े दिन पहले टिग्रे रीजन में वॉर हुई थी, मैं बात कर रहा था पहले भी।
एथियोपिया में आप सुन वॉर क्या होती है, अभी भी हो रही है। अफ्रीका में ट्राइबल वॉरफेयर परपेचुअली चलता आ रहा है शुरू से लेके आज तक, ठीक है। जो लोग स्लेवरी के बारे में पढ़ते हैं ना, वो थोड़ा सा डीपली जाके पढ़ो। काले अपने ही लोगों को पकड़ के बेच देते थे, माँ बाप अपने बच्चों को बेच देते थे। इंडिया में एक स्लेव किंग था, डी फैक्टो किंग बेसिकली, उसका नाम है मलिक अंबर। अहमदनगर की सल्तनत थी उसकी, औरंगज़ेब या पता नहीं किससे, मुगल से उसकी लड़ाई थी, उसने डंडा दिया हुआ था उनके अच्छी तरीके से, ठीक है। मलिक अंबर को उसके माँ बाप ने बचपन में एक इराकी स्लेव ओनर को बेच दिया था, अपने खुद के बेटे को, ठीक है। ये एक नैरेटिव मत पेश करो कि यूरोपियन ईविल हैं और अफ्रीकन भोले हैं या इंडियन भोले हैं। मैं जब छोटा बच्चा था ना, आज मैं 50वीं बार इस बात को कर रहा हूँ चैनल पे, मैं सोचता था कि भाई शिप में आके कैसे चढ़ गए लोग हमारे ऊपर, इतनी बड़ी कंट्री है हमारी यार। हम कहते हैं हम मूद देंगे तो पाकिस्तान बह जाएगा, वो शिप नहीं बहा पाए हम मूद के। हमारे ही लोगों ने हमारे ही घर की चाबी उनको दी, हमारे एक बंदे को पटा के उन्होंने हमारे दूसरे बंदे को पीट दिया मिलके, उसके उस पे हटा के जिसको पहले पटाया था फिर उसको पीट दिया। ऐसे करके एक एक को मिला के दूसरे अगले को पीटते चले गए। हमारे बंदे पिटने के लिए तैयार बैठे थे और अपने भाई को मारने के लिए तैयार बैठे थे, ठीक है। टिग्रे की बात कर रहा था मैं थोड़े दिन अभी अफ्रीका में टिग्रे रीजन में, इसको कह रहे हैं वॉर हो रही है दो ट्राइब्स के बीच में, वो दोनों ट्राइब अफ्रीका के अंदर ही हैं। वहाँ पे ट्राइबल वॉरफेयर हमेशा से चलता आ रहा है। ब्लड डायमंड मूवी देख लो, बहुत ही ट्रू सिचुएशंस पे बेस्ड है। ह्यूमन हिस्ट्री एक्सप्लॉइटेशन की हिस्ट्री है। अपने घर वालों को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है, जब आप कहते हो कि ओ उसने उसको लूट लिया, उसने उसको लूट लिया। अगर ऐसा ओवरऑल आपको दिख रहा है ना कि इंग्लैंड ने इंडिया से फ़ायदा उठा लिया बहुत ज़्यादा, उनके अंदर अपने अंदर की यूनिटी हमारे अपने अंदर की जो यूनिटी है उससे अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग थी। हमारे अंदर नहीं थी उनकी इतनी यूनिटी। उस चीज़ पे शर्म करनी चाहिए हमें। Is the landmass between Nigeria and I believe Cameroon is next to Nigeria or Ghana is next to Nigeria. But the same tribe is divided into Nigeria and Ghana. They probably don't feel as much love for Nigeria as they feel for their own tribe. Half of which is in Ghana. हाँ, So ट्राइबल वहाँ पे अफिलिएशन है भाई। नाइजीरिया के अंदर, नॉर्थ नाइजीरिया के अंदर मुस्लिम्स हैं, पता नहीं क्या है यार उनका नाम है, बोडो या पता नहीं समथिंग, नहीं बोडो तो इंडिया में, बट उनके नाम भी कुछ ऐसे सही हैं। नॉर्दर्न नाइजीरिया के ट्राइब्स हैं, वो मार देते हैं, साउथ का बंदा आता है वहाँ कत्ल कर देते हैं। creates so many problems in the country. It creates civil war in the country because tribes then fight each other in the country. नाइजीरिया में स्पेसिफिकली जस्ट रिलीजियस बॉर्डर्स पे फाइट नहीं होती, रिलीजियस जस्ट ट्राइबल लेवल पे फाइट नहीं होती, वहाँ रिलीजियस लेवल पे फाइट होती है। Messed up system that the Europeans have left in Africa, and there's a lot of that tribal warring energy still present in Africa. You know, they connect to it saying, oh, I'm the Yoruba people, or I'm this. हाँ, योरूबा है एक ट्राइब, सही Yes, but I'm not like just पढ़ के आया लड़का। And again, this is a great example of random lines that have been drawn on maps of the road. You're now Nigeria, you're now Ghana, when they're really the Yoruba. नाइजीरिया के अंदर ही हैं भाई वो दोनों ट्राइब्स, और अगर उनको अलग होना होता तो उनके पास ऑप्शन था अलग होने का। नाइजीरिया एक जैसी भी है डेमोक्रेटिक कंट्री है, and actually by the way they are doing pretty good in Africa, specifically in Africa they are doing pretty good. They are about to be, if not already, the largest economy of Africa. Yoruba country, which is a kind of intersection of the two countries. Again, this is a very raw example of it. It's not the reality. I'm not sure if there's actual landmass that just belongs to Yoruba people. Might be right. But my point of saying this is what imperialism has done to the world. And because we've been born in a world that's created by imperialists, we take it for granted. We think that this is how human beings and human society works. But it's not like that. That's what I find mindfucking. That a few fucking white men at some point just decided that this is going to be the future of the human race, and the world has collectively accepted it. If India and Pakistan was still united as one country, it's a revolutionary thought, because we've seen so much war between the two countries. We've seen animosity between the leaders of the country. अरे नहीं है भाई, revolutionary thought नहीं है ये। To all the natural resources in that combined landmass, to the coast in the combined सीन landmass. ये है भाई, गोरे ने डिवाइड किया, पर करने के लिए बोला किसने? अगेन जो मेरा जो लॉजिक है, जब तक आप अपनी प्रॉब्लम का जिम्मा दूसरे पे डालते रहोगे, कृष्ण ने गीता में कहा है आपकी प्रॉब्लम के सबसे बड़े आपकी हर प्रॉब्लम के सबसे बड़े जिम्मेदार आप खुद होते हो।
that super cut to you. एनीवे यार, मुझे लगता है आज बहुत लंबा हो गया और मेरे लिए बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों यार आज मैं I'm acting like a bitch. मैं डिसग्री ही करे जा रहा हूँ हर चीज़ से, बट आई गेस मैं टोटली इन आइडियाज़ के अगेंस्ट हूँ. मेरा सोल लाइफ में थॉट प्रोसेस ये है कि इंटरनली अपने अंदर देखो और अपनी प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करो. आप 100% श्योर हो आपने अपनी प्रॉब्लम सारी सॉल्व कर ली है? अगर आप श्योर हो उस चीज़ से तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि वो चीज़ ऑलमोस्ट अनअचीवेबल है. और दूसरे तो करते रहेंगे यार. ये दुनिया, ये ह्यूमन रियलिटी आइडियल नहीं है. एक्सप्लॉइटेशन इज़ द नॉर्म इन दिस वर्ल्ड. गोरों ने कॉलोनियलिज्म इस्टेब्लिश कर दिया क्योंकि वो कर सकते थे. हमने उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं किया, हमने उन्हें फैसिलिटेट किया. काले लोगों ने अपने लोगों को अफ्रीका में, इन लोगों जो स्लेव ट्रेडर्स थे, यूरोपियंस ने तो बाद में शुरू किया, उससे बहुत पहले से अरब्स करते आ रहे हैं ये काम, बेचते थे भाई. किसी ने जैंगो अनचेन्ड देखी है? उसमें सैमुअल एल जैक्सन का कैरेक्टर है. पूरी मूवी में ना जो कांड होता है वो वही करवाता है, ठीक है? और मैनेजर होता है उसके एस्टेट का, कैंडी एस्टेट का. वो है रियलिटी. और बहुत सारे लोग क्विंटन टैरेंटिनो को बोलते हैं कि वो रिविजनिस्ट हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है. नहीं. अब यार एक बात बताओ, ठीक है, आप एक कंट्री में गए, किसने अफ्रीका तो जंगल होगा ना, वहाँ पोर्ट तो नहीं बने हुए होंगे जब गोरे गए होंगे वहाँ, कि वहाँ पे शिप डॉक करने के लिए पोर्ट बने होंगे और सब कुछ होगा. वहाँ गए होंगे, उन्होंने किसी से बात की होगी, किसी ने उनको बोला होगा हाँ इन बंदों को ले जाओ. ऐसे कोई जल के कोई इंडिया से क्यों नहीं उठा के ले गए, और बाकी दुनिया के दूसरे देशों से क्यों नहीं उठा के ले गए? अफ्रीका में एक उससे बहुत पहले से स्लेव ट्रेडिंग का काम चल रहा था, और ये काम ईस्टर्न यूरोप वगैरह में भी होता था. इवन ग्रीक टाइम्स में भी ग्रीक लोग भी स्लेव्स होते थे. ग्रीक ही लोग स्लेव होते थे, ग्रीक लोग ही स्लेव ओनर होते थे. वो रेशियल बेसिस पे नहीं था. अफ्रीका में ये काम होता चला आया. किसी यार इंडिया का ही एग्जांपल ले लो यार. हमारे ही लोगों ने तो फैसिलिटेट किया उनको, गोरों को जीतने में. वो लोकल राजाओं की हेल्प भी तो करते थे ना. वो तो बिजनेसमैन के तौर पे आए थे. एक राजा की दूसरे राजा से लड़ाई है, कंपनी वाले ने बोला मैं फाइनेंस कर देता हूँ लड़ाई, अगर आपको एक के पास जाके अगर आपको चाहिए तो, बट मुझे ना आप ये दे देना अगर आप जीत जाओगे तो. उसने कहा ठीक है पैसा लाओ. उसने कंपनी से पैसा लेके दूसरे राजा पे हमला कर दिया, दूसरे राजा को मार दिया. इन्होंने उस राज्य को जीतने के बदले अपने पैसों का इंटरेस्ट और बहुत सारी और कंसेशंस ले ली उसके बदले में. उसके बाद इन्हीं दोनों ने मिलकर फिर किसी और पे हमला कर दिया. फिर किसी तीसरे से मिलकर अंग्रेजों ने इसी वाले पे हमला कर दिया. समझ रहे हो? ऐसे हुआ है पूरी स्टोरी. तो ये इतना इजी नहीं है. किसी और पे ब्लेम करना बहुत इजी होता है. बट एनीवे, आज के लिए इतना ही देखने के लिए थैंक यू.